सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एक श्रृंखला, एक सीरीज को कर रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसे डिफिकल्ट प्रश्नों पे बात करेंगे जिससे आपकी मेंस की समझ अच्छी हो और आप आंसर राइटिंग और भी बेहतर कर सकें। आज का ये जो क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शनल की परीक्षा में पूछा गया था, इतिहास की वैकल्पिक परीक्षा में पूछा गया था। काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन, क्रिटिकली एग्जामिन। अमेरिकी क्रांति वास्तव में क्रांति नहीं थी, परीक्षण कीजिए। अब देखिए मित्रों, जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो काफी बार ये बड़ा नेचुरल है कि काफी बार हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलते हैं। हमें कई सारे स्टेटमेंट्स में विरोधाभास दिखता है। जैसे कि आप किसी भी पर्सनैलिटी या किसी भी इवेंट की बात कर लो, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी से भारत ने अपने मॉडर्न एज में एंट्री ली, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत ने अपनी मॉडर्न एज में एंट्री प्लासी के युद्ध से नहीं ली थी, बल्कि भारत में तो अंधकार का युग शुरू हुआ था, डार्क एज पीरियड शुरू हुआ था। तो प्लासी के बैटल के बारे में कुछ हिस्टोरियंस का बोलना यह है कि प्लासी के बैटल से भारत ने अपनी मॉडर्न एज में एंट्री ली, और कुछ कैटेगरी के हिस्टोरियंस जो बोलते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत ने अपनी डार्क एज में एंट्री ली थी, कोई मॉडर्न एज भारत की नहीं आई थी। ऐसे कई सारे हमारे पास उदाहरण हैं इतिहास में जहां पे आपको कई बार कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक और उदाहरण। यूपीएससी की परीक्षा में अगर संभव हुआ तो मैं अगली बार उसी टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन कर लूंगा, अभी आपको परिचय करा देता हूं। तो एक बार यूपीएससी में पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका कितनी रही। मतलब उस क्वेश्चन की डिमांड ये थी, वहां पे एग्जामिनर आपसे लिखवाना चाहता था कि आप लोग फ्रांस की क्रांति में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एनलाइटनमेंट थिंकर्स की, प्रबोधन के विचारकों की भूमिका को लिखिए। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो वहां पे एनलाइटनमेंट के थिंकर्स की कितनी ज्यादा भूमिका थी। इनफैक्ट नेपोलियन ने तो खुद में बोला था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। अब रूसो तो 18th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा विचारक रहा। अगर नेपोलियन जैसा व्यक्ति जैसे ये बोल रहा है कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में एनलाइटनमेंट थिंकर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, यूपीएससी में यह क्वेश्चन तो पूछा ही गया, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद एक क्वेश्चन आ गया कि फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका एकदम न्यूनतम थी, मिनिमम थी। अब जब ऐसा प्रश्न बच्चे के सामने आएगा, ऑब्वियस सी बात है उसके हाथ पैर फूलेंगे। अभी तक वो ये पढ़ के गया था कि फ्रांस की क्रांति में विचारकों की भूमिका क्या थी, लेकिन अब उससे पूछ लिया गया कि फ्रांस की क्रांति में जो भूमिका एनलाइटनमेंट के थिंकर्स की थी वो मिनिमम थी। सॉरी, तो फ्रांस की क्रांति में एनलाइटनमेंट के थिंकर्स की भूमिका मिनिमम थी। तो आप लोग एक ट्रेडिशनल पैटर्न को यदि पढ़ के जाओगे, दोनों पक्ष अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप स्ट्रगल करोगे। और यह अमेरिकी क्रांति के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मित्रों, हम जब भी अमेरिकी क्रांति के अध्ययन को करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा अमेरिकी क्रांति के महत्व के बारे में जानते हैं। क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट रहा, उसका क्या इंपोर्टेंस रहा, उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे विश्व में संविधान आया। अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करके दुनिया के लिए एक संघर्ष के मॉडल की स्थापना कर दी। अमेरिका ने फेडरेशन बना लिया, बिल्स ऑफ राइट आए। हम जब भी अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं, उसके इंपैक्ट और इंपोर्टेंस की बात करते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन जब यूपीएससी में आया होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी विचार जब आएंगे तब आप लोगों को इसमें परेशानी हो सकती है। चिंता मत करिएगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं काफी सारे ऐसे मुद्दों पे भी आपसे डील करूंगा, बात करूंगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस को बताते हैं।
और आप लोगों की अगर डिमांड आई तो मैं इन 15-15 सेशंस में से कभी कभी 1-1.5 घंटे का सेशन भी लूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीजों पे बात करूं। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए मित्रों, इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि क्यों अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति कहा जा सकता है, और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्यों अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं कहा जा सकता। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की आपकी परीक्षा में अब केवल 6 महीनों का समय बचा हुआ है। 2021 अब दूर नहीं है, और अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, मेरे साथ इतिहास और इंडिया के दूसरे टॉप एजुकेटर्स के साथ उनके विषयों को पढ़ना चाहते हो, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको देना आवश्यक है। 6 महीने का एक विस्तृत कोर्स 2021 के लिए चालू हो रहा है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोगों को मीडियम की किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं होना चाहिए। यह 14 तारीख से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, क्योंकि 6 महीने बचे, यू आर वेलकम टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। 2022 के लिए भी काफी सारे बैच आ रहे हैं, 1.5 साल के बैचेस। 2023 के लिए भी बैच आ रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन से समय, कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए। अनअकैडमी की विशेषताएं आप लोग इस स्लाइड से जान सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो आप AGC10 का कोड का प्रयोग कर सकते हैं एक 10% के डिस्काउंट के लिए। AGC का अर्थ अनुजगर कोचिंग। जरा आप लोगों का प्रभाव और मैं आपकी प्रिपरेशन में कितना प्रभाव डाल पाया, यह मुझे इस कोड के माध्यम से आप लोग जरूर आपका संदेश मुझ तक पहुंचाइएगा। और मित्रों, आज एक फ्री क्लास भी है रात को 9 से 10 बजे तक, जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। तो अगर आप इस फ्री क्लास को अटेंड करना चाहते हो तो भी आप इस कोड का प्रयोग करके फ्री क्लास को अटेंड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एकदम लास्ट में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको यह लिंक इस सेशन की साझा कर दी जाएगी। AGC10 इज द कोड। बिना देरी करे आज के मुद्दे को शुरू करते हैं। आखिरकार अमेरिकी क्रांति क्यों नहीं थी? वाई अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज नॉट रियली अ रेवोल्यूशन। देखिए मित्रों, जितने भी विचारक अमेरिकी क्रांति को एक क्रांति नहीं मानते हैं, उनके द्वारा यह लॉजिक दिया जाता है कि एक कंजर्वेटिव मूवमेंट था। और उनके द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति की तुलना में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन और 1917 के रशियन रेवोल्यूशन कि अगर अमेरिकी क्रांति की तुलना फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से की जाएगी तो फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम था। उतना ज्यादा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव नहीं था। अब देखिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 मिनट में इस रेवोल्यूशन शब्द के बारे में समझाना चाहूंगा। आखिरकार ये क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है। तो मित्रों, जब भी आप किसी ऐसी घटना की बात करते हो जो सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, आप देखो, क्रांति का मतलब होता है बड़े वास्ट मेजर चेंज से। मतलब जब आप क्रांति की बात करते हो तब आप किसी रेडिकल चेंज की बात करते हो। तो फ्रांस की क्रांति भी एक बड़ा रेडिकल चेंज लाई थी, रूस की क्रांति भी एक बड़ा रेडिकल चेंज लाई थी, और अमेरिकी क्रांति भी एक बड़ी रेडिकल चेंज लाई थी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन वी टॉक अबाउट रेडिकल चेंज। बड़ा परिवर्तन कुछ हुआ हो, और वो बड़ा परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में भी हो, आर्थिक क्षेत्र में भी हो और राजनीतिक क्षेत्र में भी हो। क्रांति के माध्यम से जो रेडिकल चेंज आया, यदि वो सभी स्तरों पे आता है, सभी क्षेत्रों में आता है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों क्षेत्रों में उसका प्रभाव रहता है, तो हम बोलते हैं कि वो एक क्रांति थी। तो इतिहासकारों के द्वारा यह क्यों बोला जाता है कि अमेरिकी क्रांति नहीं थी? क्योंकि मित्रों, वाकई में अगर हम अमेरिकी क्रांति को फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति से कंपेयर करके देखेंगे तो पॉलिटिकल रूप में तो बड़ा चेंज आया था अमेरिकन रेवोल्यूशन में, पॉलिटिकली तो बड़ा चेंज आया था, लेकिन सोशो इकोनॉमिक चेंज इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। अब जैसे पॉलिटिकल चेंज क्या आया था?
देखो मित्रों, पहली बार अमेरिका ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना करी। विश्व में पहला ऐसा देश अमेरिका बना जिसने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की गणतंत्रांतिक स्वरूप की स्थापना करी। तो यह एक पॉलिटिकल चेंज था। अब देखो, अमेरिका वाज द फर्स्ट नेशन हु चैलेंज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। अरे भाई, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को स्पीड अप कर दिया। हर जगह ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश थे। तो ये जो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, ये जो ब्रिटेन जो था दुनिया भर में कॉलोनीज बना रहा था, ये ब्रिटेन के कोलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया तो अमेरिका ने करी ना यार। और अमेरिका ने दूसरे कॉलोनीज के लिए, जैसे कि भारत, दूसरे कॉलोनीज के लिए अमेरिका ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कॉलोनी मास्टर से मतलब ब्रिटेन से स्ट्रगल करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका वाज द फर्स्ट नेशन हु चैलेंज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड बिकेम अ रिपब्लिक। तो यह भी एक पॉलिटिकल चेंज था। अगर आप बात करो, पहली बार मित्रों बिल्स ऑफ राइट की बात की गई। अरे भाई, मानव अधिकार की बात की गई। अमेरिका ने संविधान में 10 संशोधन करे, मतलब अमेरिकी संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद 1791 में बिल्स ऑफ राइट जोड़ा गया। मानव अधिकार की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी क्रांति का कोई भी इंपैक्ट नहीं था। आप लोग देख सकते हो कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लो, बिल्स ऑफ राइट की बात कर लो, कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट में जो अमेरिका ने स्ट्रगल करके एक एग्जाम्पल सेट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, उसकी बात कर लो आप, या भले ही आप बात कर लो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, संविधानवाद की। मित्रों, आज विश्व के अधिकतर देश कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा संचालित होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, हर देश के नागरिक तो कम से कम यही चाहेंगे कि एक उन्हें संविधान के द्वारा शासन उस देश में हो, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस देश में शासन हो। मित्रों, अगर आप बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊपर संविधान है। अगर कभी भी किसी भी संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो लोगों के मौलिक अधिकारों से टकराता है या संवैधानिक वैल्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से टकराता है, सुप्रीम कोर्ट उसको या जुडिशरी उसको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30। तो संविधान की यह पावर होती है कि संविधान के मूल्यों से टकराते हुए यदि संसद कोई कानून बनाती है तो संविधान के मूल्यों को ज्यादा उसमें सर्वोच्च माना जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर ही होती है। तो इसीलिए हर देश के नागरिक चाहेंगे भाई कि एक देश का शासन कॉन्स्टिट्यूशन से हो। लेकिन यह भावना कि हर देश में एक संविधान होना चाहिए, इस भावना को आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधान होने की भावना या किसी देश का शासन संविधान के द्वारा होना, इस भावना को आप क्या बोलते हो, संविधानवाद बोलते हो। तो अमेरिकी क्रांति ने पहली बार विश्व में संविधान का निर्माण करके पूरी रेस्ट ऑफ द दुनिया के लिए संविधानवाद का नारा दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की विचारधारा दे दी। इसीलिए मित्रों, अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए अमेरिकी क्रांति क्रांति थी। लेकिन मित्रों, अगर आप गौर से देखोगे तो जितने भी चेंज आ रहे हैं वो सभी पॉलिटिकल डोमेन में आ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था, लेकिन अगर हम सोशो और इकोनॉमिक क्षेत्र में बात करेंगे तो अमेरिकी क्रांति का उतना इंपैक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? सोशल की बात करो तो अभी भी स्लेवरी जारी थी। अरे भाई, 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। 1860s में अमेरिका में गृह युद्ध, सिविल वॉर लड़ा जाएगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन होंगे। और अब्राहम लिंकन अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान 1863 में घोषणा कर देते हैं स्लेवरी अबॉलिश, दास व्यवस्था का अंत। तो अगर अमेरिकी क्रांति का सामाजिक प्रभाव इतना ज्यादा था तो फिर अमेरिका को स्लेवरी का अंत करने में आजादी के बाद भी लगभग 70-80 साल क्यों लग गए? तो अमेरिकी क्रांति का मित्रों उतना ज्यादा सामाजिक प्रभाव नहीं रहा था। उसी प्रकार से आप लोग देखोगे महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं
अगर आप सामाजिक और आर्थिक की बात करोगे तो अमेरिकी क्रांति का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। एक मित्रों 20वीं शताब्दी में एक आलोचक आते हैं, उन आलोचक का नाम होता है बियर्ड, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उनका पहला नाम थॉमस बियर्ड था। तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। तो ये तो इतनी बड़ी आलोचना करके बोलते हैं कि अमेरिकी संविधान वास्तव में तो एक संविधान ही नहीं था, बल्कि वो तो एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, वो तो एक आर्थिक दस्तावेज था। क्योंकि अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, जिन सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया मित्रों, वो सभी लोग व्हाइट थे, उनमें एक भी महिला नहीं थी और एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अमेरिका की बनी, उसमें ना तो एक भी महिला थी, ना भी एक भी उसमें ब्लैक था, ना उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसमें प्रॉपर्टीलेस व्यक्ति भी नहीं था। तो बियर्ड के द्वारा यह आलोचना की जाती है, इसमें सभी रिच व्हाइट्स थे और वो बोलते हैं कि इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने इकोनॉमिक हित के लिए लिखा। मतलब इन्होंने ऐसी चीजों को संविधान में जोड़ा ताकि इनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जा सके। अमीरों के लिए इन्होंने संविधान बनाया। तो बियर्ड तो यह भी आलोचना करते। तो मित्रों, अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं अमेरिकी क्रांति के बाद, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, आप लोग उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति की तुलना में कम देखोगे। इसलिए यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लेकिन मित्रों, सवाल यह उठता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि अमेरिकी क्रांति में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इसको रेवोल्यूशन नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी तो थे ना जो इसको रेवोल्यूशन बनाते। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आना, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आना, बिल्स ऑफ राइट का आना, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल के मॉडल को रखना, यह अपने आप में कुछ व्यापक परिवर्तन भी थे। तो अब हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए? मतलब क्या हमें प्रश्न के साथ एग्री करके आंसर लिखना चाहिए कि हां भाई अमेरिकी क्रांति नहीं थी, या हमें उसमें यह भी स्टैंड लेना चाहिए हां हम समझते हैं कि अमेरिकी क्रांति का उतना ज्यादा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता यह क्रांति नहीं थी, क्योंकि इसने विश्व में कम से कम एक संघर्ष के मॉडल की स्थापना करी और आगे के परिवर्तन के मार्गों को प्रशस्त किया, क्योंकि आगे जाके भी दास व्यवस्था तभी खत्म हो पाएगी। अब देखो, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 2050 को 2020 से कंपेयर करोगे तो 2020 आपको हमेशा छोटा लगेगा। अगर आप 1947 में भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसको 1857 से कंपेयर करोगे तो 1857 छोटा लगेगा। उसी तरीके से हमें अमेरिकी क्रांति को ऐसा नहीं एक क्रांति नहीं मानना चाहिए, वो एक क्रांति थी, क्योंकि काफी सारे उसमें ऐसे फैक्टर्स थे, सभी मतलब कई सारे क्षेत्रों में सामाजिक बदलाव तो आया था ना। अब जैसे भले हम मानते हैं कि भाई महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला, वोटिंग राइट नहीं मिला, लेकिन प्रॉपर्टी राइट तो उनको मिले थे। तो ऐसे नहीं कि कोई भी प्रभाव इसका सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नहीं था। तो हम इस प्रश्न में क्या स्टैंड लें? हम लिखें कि अमेरिकी क्रांति क्यों नहीं थी, और फिर हम स्टैंड लें ऐसा कहना भी गलत होगा कि अमेरिकी क्रांति में कोई भी रेडिकल चेंज नहीं आया। हमें अमेरिकी क्रांति को घटनाक्रम के एक शुरुआती बिंदु के रूप में देखना चाहिए, और इस घटनाक्रम के शुरुआती बिंदु ने ही आगे के परिवर्तन के मार्ग को प्रशस्त किया। आप ये स्टैंड ले लीजिए कि भाई अमेरिकी क्रांति ही नहीं होती तो बाद में कैसे स्लेव्स को आगे चल के अपना अधिकार मिलता। पहले तो क्रांति हुई तो आप बढ़ते हुए रूप में देखो। आप बोल दो कि यार आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखो ना, आप इसको एंडिंग पॉइंट क्यों देख रहे हो अमेरिकी क्रांति को? आप ये बोल दो ठीक है जो भी अचीव हुआ वो ठीक है, लेकिन आगे का परिवर्तन तो तभी संभव हो पाया ना जब अमेरिकी क्रांति हुई। मान लो अगर अमेरिकी क्रांति ही नहीं होती तो फिर स्लेवरी कैसे हटती बाद में? तो कम से कम इसने परिवर्तन के मार्ग को तो प्रशस्त किया। यह आपका अप्रोच मित्रों रहना चाहिए। कभी अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी क्लास भी लूंगा जिसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन बता रहा हूं। खैर मित्रों, जो अनअकैडमी पे मेरा जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर लेक्चर है, आप लोग एक बार प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आज रात 9 बजे है, जहां पे मैं आपसे एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग सबके ऊपर बात करूंगा। लगभग 90 मिनट्स का यह सेशन होगा। आप लोगों से जुड़ने का मुझे इंतजार रहेगा। जब भी आप लोग रेफरल कोड का प्रयोग करना चाहते हैं, इनवाइट कोड का, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, या आप लोग फ्री क्लास को अनलॉक करना चाहते हो,
यूज 10 AGC 10, यूज कोड AGC 10 टू गेट द फ्री एक्सेस और फॉर ए 10% डिस्काउंट। आप लोगों से अगले सत्र में मैं फिर जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।